नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे उज्जैन से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बस में आग लग गई है। उज्जैन में बस में आग लगी है। बड़नगर रोड पर झलरिया फटे गांव के पास बाइक सवार बीके यादव को बस ने टक्कर मारी। बाइक सवार की मौत हो गई। इसके बाद बस में आग लग गई। वजह साफ नहीं हो पाई है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची हुई है। आग पर काबू पा लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बस में आग लग गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या कुछ अपडेट? जोर से टक्कर हुई कि बस में आग लग गई और बस में जो सवार लोग थे, हालांकि उनकी अभी तक किसी तरह के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और आग पर उन्होंने काबू पा लिया है। हालांकि जो बाइक सवार था उसकी जरूर वहां पर मौत हो गई। तो दुखद घटना, एक बड़ी घटना ये बड़नगर रोड पर उज्जैन में हुई है जी। और वजह साफ हो पाई? बाइक से टक्कर होना, अचानक से आग लग जाना, ये थोड़ा अजीब लगता है, चौंकाता है। अरुण, बिल्कुल, देखिए बस में की जो स्थिति परिस्थिति उस समय क्या रही होगी, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि बस के पास में ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक का कोई खंभा है, उसमें शायद शॉर्ट सर्किट हुआ बस के एक्सीडेंट के बाद और उससे ये आग लगी है। क्योंकि जो बिजली के तार है और खंभा है वो बस के बगल में लगा हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही जो बाइक सवार था वो भी शायद रॉन्ग साइड में गया, उसको बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ है। और जब बस से ये इससे खंभे से टकराई है तो इससे शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा और इसी से आग लगा होना बताया जा रहा है जी। बस के बारे में कोई जानकारी, किस तरह की ये बस है? हालांकि बड़नगर रोड पर अगर ये हादसा हुआ है तो लग्जरी बस में भी आ सकती है, इनमें आग की ज्यादा गुंजाइश रहती है। अरुण, बिल्कुल सही बात है। जो एसी बस होती है उसमें शॉर्ट सर्किट से जल्दी आग लगती है और तेजी से आग पकड़ती है, जिस तरह ये दिख रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये लग्जरी बस रही होगी जिसमें इस तरह ये इतनी तेज और इतनी भयंकर आग इसमें लगी हुई दिखाई दे रही है। तो अगर ये सामान्य बस होती तो शायद इतनी जल्दी इतनी बड़ी आग नहीं पकड़ पाती, लेकिन ये जरूर एसी और लग्जरी बस रही होगी, इसलिए इतनी भयंकर आग इसमें लगी है और आग की लपटों में ये बस पूरी तरह से तब्दील हो गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आग की लपटों में देखते ही देखते आग ने इस पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। जिस बात की तरफ अरुण इशारा कर रहे हैं, बस से सटा हुआ एक पोल है, तो ये भी एक हादसे की बड़ी वजह हो सकती है। पोल से टकराने के बाद शॉर्ट सर्किट का सीधा असर इस बस पर। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है किस तरीके से हादसे हो जाते हैं। देखिए, एक बाइक सवार भी टकराया और उसकी भी मौके पर मौत हो गई। इधर शिवराज कैबिनेट की उज्जैन में बैठक चल रही है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर इसमें चर्चा हो रही है। मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। मंत्रियों के साथ बाबा महाकाल कॉरिडोर का सीएम निरीक्षण करेंगे। कैबिनेट बैठक में कई और अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। युवाओं को राशन परिवहन का रोजगार सरकार देगी। प्रदेश में अब राशन दुकानों पर युवा राशन पहुंचाएंगे। अन्नदूत योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। महेश्वर हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट के तहत बिजली खरीदी का अनुबंध खत्म होगा। कुटुंब न्यायालय में नए पदों को स्वीकृति मिल सकती है। सीएम कार्यालय में गैर सरकारी पद के लिए विशेष कर्तव्य अधिकारी के पद को हरी झंडी मिल सकती है। सहयोगी शरद और अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों के पास आपको लिए चलेंगे क्या कुछ बैठक का अपडेट है। और महाकाल अपने आप में दिव्य और भव्य हैं, उनके अंदर की तस्वीरें भी हमने न्यूज 18 पर आपको दिखाई हैं। पहले अनुराग आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट? देखिए ललित, अभी शिवराज कैबिनेट की बैठक चल रही है, लेकिन लोग उन पलों का इंतजार कर रहे हैं जब महाकाल कॉरिडोर की भव्यता आम लोग भी देख सकेंगे। इंतजार 11 अक्टूबर का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले आज शिवराज कैबिनेट की बैठक महाकाल की नगरी उज्जैन में रखी गई और इसके पीछे भी मकसद इसी बात को लेकर था कि जो भव्य कॉरिडोर बनाया गया है उसकी जानकारी
न सिर्फ शिवराज सरकार के मंत्रियों तक पहुंचे बल्कि उनके जरिए पूरे प्रदेश और देश और दुनिया तक में उसकी भव्यता की कहानी पहुंची। और यही वजह है कि आज उज्जैन में लंबे समय के बाद भोपाल के मंत्रालय से निकलकर उज्जैन की नगरी में जो है कैबिनेट की बैठक रखी गई है। सबसे बड़ी बात है कि भगवान महाकाल के दर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए, तो उस समय किस तरह की तैयारियां होंगी, उन तमाम विषयों को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। अनौपचारिक रूप से महाकाल कॉरिडोर के नामकरण को लेकर भी चर्चा की जाएगी। एक आयोजन समिति की बैठक भी रखी गई है जिसमें स्थानीय लोगों से सुझाव लेने के बाद महाकाल कॉरिडोर का नाम रखा जाएगा। तो कई अहम मुद्दे हैं कैबिनेट की बैठक में जिनको आज चर्चा में लिया गया है। उसके साथ महाकाल कॉरिडोर का भी मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल। शरद भी लगातार बने हुए हैं। शरद, इस जगह पर बैठक करना, एक बड़ा मैसेज भी देना और जिस दिव्यता और भव्यता का जिक्र बार बार महाकाल को लेकर किया जा रहा है, अब पूरा देश और मध्य प्रदेश दोनों का फोकस वहां हो जाएगा। शरद, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल हो जाएगा। और उस दिव्यता और भव्यता को दिखाने जो आप सुन रहे हैं या दर्शक सुन रहे हैं उनको हम सीधा दिखाई देते हैं तस्वीरों में बिना किसी देरी के। और जैसा हम लोग बता रहे थे कि कैबिनेट की बैठक हो रही है और उस कैबिनेट की बैठक के बाद तमाम जो मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं वो इस महाकाल कॉरिडोर का, जिसे इस वक्त आप तस्वीरों में हमारे साथ देख रहे हैं, इसी का अवलोकन करेंगे। और यही वो महाकाल का कॉरिडोर है, यही वो महाकाल का कॉरिडोर है। सीएम शिवराज साहब कुछ बोल रहे हैं, पहले वो सुनवा देते हैं जरा। 856 करोड़ की परियोजना ये बनी पूरी, और इसके 2 चरण हम लोगों ने तय किए। एक प्रथम चरण जो 351 करोड़ रुपए का था, लेकिन उस समय ही आवश्यकता महसूस की कि प्रथम चरण के अलावा भी और काम होने, तो फिर द्वितीय चरण के लिए भी हमने फिर यहां राशि स्वीकृत की। पहला चरण है 351 करोड़ का, 55 लाख का, और द्वितीय चरण जिसका काम प्रारंभ हो गया 310 करोड़ 22 लाख का। और ये भू-अर्जन और बाकी सब चीजें, क्योंकि यहां से कई मकान हमने विस्थापित किए, पूरे स्थान के लिए जरूरी थे, और उनको भी कष्ट न देते हुए पूरी राशि देके यहां से फिर विस्थापित करने का काम किया। तो भू-अर्जन वगैरह में भी 150 करोड़ रुपया लगे, और कुल मिला के ये दोनों चरण, पहला चरण 351 करोड़ 55 लाख रुपए का है, और दूसरा चरण है 310 करोड़ 22 लाख का। पहले चरण में महाकाल रुद्रसागर एकीकृत विकास का जो प्रथम चरण है, उसके जो अलग अलग काम है 294 करोड़ 44 लाख के, सौर ऊर्जा वगैरह के 21 करोड़ 27 लाख के, पार्किंग भूमि विकास फैसिलिटी सेंटर 2 का निर्माण किया गया है, वो 21 करोड़ के हैं। ऐसे महाकाल द्वार, रामघाट प्राचीन मार्ग का संरक्षण, लाल पुल, नरसिंहघाट, हरसिद्धि चौराहा मार्ग, ऐतिहासिक मंदिर और विरासतों पर सौंदर्यीकरण हेतु फसाड, लाइटिंग, नरसिंहघाट पंपिंग स्टेशन, पाइपलाइन, रुद्रसागर कैचमेंट क्षेत्र में सीवर लाइन। आपने देखा होगा रुद्रसागर पूरी तरह से सीवेज का पानी बचता था और बाकी जगह तो पट ही गया था पूरा, तो फिर से पुनर्जीवित किया है। अब क्षिप्रा जी का जल डाल के उसको सदैव सागर के स्वरूप में ही जीवित रखा जाएगा। ऐसे अनेकों काम, मंदिर परिसर में भी लाइटिंग, साउंड सिस्टम, फिर महाकाल पथ एवं परिसर हेतु इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ऑडियो गाइड, ये सब करके ये 351 करोड़ की योजना बनी। दूसरे चरण में भी अत्यंत महत्वपूर्ण काम यहां संपन्न होने हैं। महाराजवाड़ा परिसर का उन्नयन, हेरिटेज धर्मशाला, फिर रुद्रसागर जीर्णोद्धार अभी पूरा होना है, छोटा रुद्रसागर लेक फ्रंट, रामघाट का सौंदर्यीकरण इसमें शामिल है, रुद्रसागर पर पैदल पुल शामिल है, शिखर दर्शन, लेक दूध वन, भूमिगत पार्किंग, हॉकर जोन, नीलकंठ वन का विकास, नवीन वेटिंग हॉल, आपातकालीन प्रवेश तथा निर्गम द्वार, रुद्रसागर पश्चिमी मार्ग का विकास, स्कूल परिसर, लाइट एंड साउंड शो, मंदिर पहुंचने हेतु सुगम मार्ग, त्रिवेणी संग्रहालय का विस्तार,
नीलकंठ वन मार्ग का विकास, धर्मशाला का निर्माण, अन्य क्षेत्र का निर्माण, ऐसे करके ये काम होने, और उसी के साथ साथ कुछ स्कूल हट रहे हैं तो उनको भी हम लोग बनाने का काम करेंगे। नवीन स्कूलों का निर्माण, गणेश नगर स्कूल का निर्माण वगैरह वगैरह सब मिला के ये पूरी परियोजना हमारी 856 करोड़ 9 लाख रुपए की होगी। ये जो कुछ करवा रहे हैं हम निमित्त है, महाकाल महाराज ही करवा रहे हैं और हम सबके लिए आनंद और प्रसन्नता का विषय है, गर्व का विषय है। सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं लोकार्पित करने हमारे इस पूरे परिसर के विस्तार का, जिसके नाम के बारे में भी चर्चा हुई है, 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी स्वयं पधार रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और विचार मन में यह आया कि ये आयोजन केवल सरकार का ना रहे, जन का आयोजन बन जाए। इसलिए उज्जैन नगर की एक आयोजन समिति बनी है जिसकी आज 12:30 बजे बैठक है। तो जनता इस कार्यक्रम को हाथ में ले, समाज सेवी संगठन, हर समाज, धार्मिक संस्थाएं, व्यापारिक संगठन, अलग अलग जितनी भी संस्थाएं, तो उसके बारे में वहां चर्चा होगी। इसी समय विचार आया कि आज महाकाल महाराज के चरणों में विश्व के कल्याण के लिए, देश की प्रगति विकास के लिए और मध्य प्रदेश की प्रगति विकास और यहाँ की जनता के कल्याण के लिए एक बैठक यहाँ पे हो। और इसलिए शायद मोहन जी बता रहे थे कितने साल बाद, 212 साल बाद ऐसा मौका आया है जब सरकार के रूप में सेवक, सरकार वो है, हम सेवक हैं। आज कुछ चर्चा यहां पे करेंगे। तो क्या कुछ इस बैठक में हुआ, विस्तार से जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। एक और खास तस्वीर वो भी आपको दिखाएंगे। एक तरफ दिव्य और भव्य जो कॉरिडोर बनाया गया है, ये प्रथम चरण है, वो आप देख रहे हैं। और शरद इसी के बारे में जानकारी दे रहे थे। शरद और अनुराग जुड़े थे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक और खास बात जो इस बैठक में नजर आई है, बाबा महाकाल, ये आप देख रहे हैं, कुर्सी पर मध्य में बाबा महाकाल विराजे हैं, यानी बैठक उन्होंने ली। और यही बात मुख्यमंत्री ने, जब आपने सुना, आखिरी में उन्होंने यही बात कही कि सरकार वो है, हम तो सेवक हैं। बाबा महाकाल अकेले पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो अपने भक्तों का हाल जानने के लिए खुद सवारी पर निकलते हैं। सोमवार को बाबा महाकाल अकेले हैं जिन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा में राजा राम प्रशासक हैं और उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है, वो सरकार है वहां के, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। आज उन्होंने, आप इसे कह सकते हैं शिवराज कैबिनेट की बैठक, पर दरअसल शिव ने शिवराज कैबिनेट की आज बैठक ली है। यह तस्वीर और अब बात पीएफआई की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी ने मंगलवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर फिर एक साथ छापे की कार्रवाई की। इससे पहले आपने देखा 13 से 14 राज्यों में हुई थी। आज जो कार्रवाई हुई वो 7 से 8 राज्यों में दबिश दी गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक, असम, छापे की कार्रवाई। मध्य प्रदेश का लिंक और बढ़ गया। एटीएस ने सोमवार रात भोपाल, उज्जैन, इंदौर समेत 8 जिलों में पीएफआई सदस्यों के ठिकानों पर दबिश दी। जांच एजेंसी ने 21 संदिग्धों को हिरासत में लिया, पूछताछ की जा रही है। एटीएस को इन संदिग्धों की जानकारी पहले जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं उनसे मिली थी। एटीएस नीमच, शाजापुर, श्योपुर और गुना, यहां पर भी कार्रवाई कर रही है। एटीएस की टीम ने इंदौर से 3 संदिग्धों को पकड़ा है। भोपाल से एक गिरफ्तारी हुई है। पीएफआई पर छापे की कार्रवाई का ये दूसरा राउंड है। पहले राउंड में जो गिरफ्तार किए गए उनसे पूछताछ हुई, तब इस नेटवर्क के खुलासे हुए
तो ये माना जाए कि ये खुलासे भी आगे जारी रहेंगे। मध्य प्रदेश समेत ज्यादातर राज्यों में सिमी से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। देश भर की इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियां पीएफआई नेटवर्क को खंगालने की कवायद कर रही हैं। 20 राज्य, 100 से ज्यादा शहर, यहां पर दबिश दी जा चुकी है। 100 से ज्यादा पीएफआई सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं। न्यूज 18 पर स्थानीय लोग कई राज खोल रहे हैं। भोपाल में पीएफआई के एसडीपीआई ऑफिस में जिहादी मीटिंग होती थी। इसी दफ्तर से पीएफआई के एक शख्स को कस्टडी में लिया गया। 2 महीने पहले यह दफ्तर खुला है। इस कार्यालय में एक साथ 20 अनजान लोग मीटिंग किया करते थे। अनजान लोगों की आवाजाही लगातार रहती थी। ये सब स्थानीय लोग कह रहे हैं। किराए पर यह दफ्तर लिया गया था। बाहरी हिस्से में सीसीटीवी तक लगा है। पूछने पर कहते थे राजनीतिक पार्टी का दफ्तर है। प्रशासन से इस किराए के दफ्तर को हटाने की मांग स्थानीय लोगों ने की है। पाकिस्तान कनेक्शन भी मिला है। सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा आपको कर दें। आरोपी अब्दुल खालिद के मोबाइल फोन ने कई राज उगले हैं। खालिद के मोबाइल से 50 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। खालिद का भाई मोहम्मद महमूद 6 बार पाकिस्तान जा चुका है। इसकी तलाश की जा रही है। पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी है अब्दुल खालिद। पूछताछ की जा रही है। एनआईए ने इंदौर से अब्दुल खालिद को पकड़ा था। उसके मोबाइल से करीब 50 से ज़्यादा जो नंबर मिले हैं वो पाकिस्तान के नंबर है। इसके अलावा अब्दुल खालिद का जो भाई है मोहम्मद महमूद, उसकी भी कहीं ना कहीं भूमिका सामने आई। बताया जा रहा है कि खालिद का भाई जो है वो 6 बार जो है वो पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान के बाद उसको एजेंसियों ने जब रडार पर लिया तब से जो है वो भूमिगत हो गया। लेकिन क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन है और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनकी जब जांच की गई तो ये चौंकाने वाले तथ्य सामने निकल कर सामने आ रहे हैं। सूत्रों का ये दावा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, जो मोबाइल की जो कॉल डिटेल है उसमें 50 ऐसे नंबर हैं जो कि सीधे पाकिस्तान से उनका कनेक्शन है। यानी पीएफआई के इन सदस्यों की बातचीत पाकिस्तान में बैठे लोगों से होती थी। अब वो कनेक्शन किस तरीके का है, इस पर जो है जांच को आगे बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश एटीएस कर रही है। तो आने वाले समय में कई बड़े खुलासे होंगे, खास तौर से पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के अलावा दूसरे आतंकवादी संगठनों के साथ किस तरीके की साठगांठ और मध्य प्रदेश में किस तरीके का नेटवर्क खड़ा किया था और भारत के लिए किस तरीके से ये पीएफआई आगे चल के खतरनाक होता। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस ने पीएफआई पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज हुई रेड में भोपाल के इसी बिल्डिंग से जो है एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अपनी कस्टडी में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। पीएफआई का ये एसडीपीआई जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से ये प्रदेश कार्यालय यहाँ पे जहाँ पे युवाओं को जोड़ने का काम एसडीपीआई में किया जाता था। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे मीटिंग भी होती थी बाकायदा। करीब 2 महीने से यहाँ पे लगातार गतिविधियाँ देखी जा रही थी। हमारे साथ जो है यहाँ पे जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं जहाँ पे रहते हैं, जो कि लगातार यहाँ से आते जाते रहते हैं। उमर, ये बताइए कि आप ये देख रहे हैं कब से ओपन हुआ था कार्यालय? 2 महीने हो गए हैं। अच्छा, तो इसमें अभी बीच में 15 अगस्त में इन्होंने झंडा बंधन भी करा था, उसी टाइम इन्होंने कार्यालय खोला है। तो उस हिसाब से हम लोग को राष्ट्रवादी पार्टी लगी थी। ऐसी कुछ गतिविधियों की हम लोग को नॉलेज नहीं थी। ऐसी गतिविधियों की हमें कोई नॉलेज होती तो हमारे मोहल्ले वाले खुद इसका विरोध करते। पर अब हमारी गवर्नमेंट से अपील इसका विरोध करें, नहीं तो मोहल्ले वाले इसका ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करेंगे। ये चीज़ें हमारे मोहल्ले में हमें बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ और इधर गृह मंत्री